स्टार्ट करते हैं। आज नया चैप्टर चालू करेंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम। तो इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे थर्मोडायनामिक्स, वो हमें बता रहा था कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, और अगर रिएक्शन होगा तो उसमें एनर्जी चेंज कैसा होगा, क्या एनर्जी रिलीज होगी, क्या एनर्जी एब्सॉर्ब होगा, मतलब एंडो होगा कि एक्सो होगा। तो देयर वी वर टॉकिंग अबाउट हीट, वर्क, एंथैल्पी, एंट्रोपी, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, कितना उसके पास एनर्जी जिससे वो यूजफुल वर्क कर पा रहा है, गिव्स एनर्जी। तो ये सब के बारे में बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। इक्विलिब्रियम में क्या करना है हमें, बेसिकली कि रिएक्शन, जो रिएक्शंस आपके रिवर्सिबल हैं वो कंप्लीट नहीं होते। तो अगर वो कंप्लीट नहीं होते तो वो किस जगह जाके रुकते हैं या रुकते नहीं है, तो उनका उनका क्या होता है बेसिकली। तो एक्चुअली दे अटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में होता क्या है, अगर आप प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट की कांस्टेंट रखो, है ना, तो आपकी जो प्रॉपर्टीज अगर कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर, प्रेशर एंड ऑल, तो आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद। ठीक है। एक डेफिनेशन लिखना इक्विलिब्रियम की, फिर अपन प्रोसेस समझते हैं एक बार। इक्विलिब्रियम represents the state of a process. The equilibrium represents a state of a process equilibrium represents the state of a process in which the properties like temperature, pressure, pressure, concentration of the system, do not show any change with the passage of time. ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा, टाइम तो चलता रहेगा, टाइम नहीं रुकेगा। ठीक है। बट ये प्रॉपर्टीज उस सिस्टम की चेंज अगर नहीं हो रही है तो अपन कहेंगे द सिस्टम हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम। मतलब एक रिएक्शन हीट देता जा रहा था, एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तब वो हीट देना बंद कर दिया है, मतलब अब उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, हीट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो अपन कहेंगे कि हाँ, इट हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम। एक स्टेट ऐसा आ गया उस सिस्टम का जहां पे अब उसकी वो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है, कंसंट्रेशन उतना ही है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करना स्टार्ट किए करते गए, प्रोडक्ट बनता गया। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा है जहां रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कम होना बंद हो गया और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ना बंद हो गया। उसी स्टेट को हम क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो एक्चुअली ये उन्हीं सिस्टम्स में होता है इक्विलिब्रियम, वही सिस्टम्स अटेन करते हैं जहां पे दो फोर्सेस होते हैं और वो दोनों फोर्सेस ऑपोजिंग नेचर के होते हैं। ऑपोजिंग नेचर मतलब अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड है तो दूसरा बैकवर्ड होगा, जो उसको अपोज कर रहा होगा, और जब वो ऑपोजिशन बराबर हो जाता है ना, तब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं। रिएक्शंस तब तक चल रहे हैं जब तक फॉरवर्ड रिएक्शन फास्टर चल रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन स्लो है। तो रिएक्टेंट जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं पर धीरे धीरे बन रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं और बैकवर्ड रिएक्शन में धीरे धीरे बन रहे हैं। तो अल्टीमेटली रिएक्शन चलते रहेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड फास्ट है। पर जहां इन दोनों की ऑपोजिट फोर्सेस की स्पीड सेम हो गई ना, ऑपोजिट रिएक्शंस की स्पीड सेम हो गई, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट एज द बैकवर्ड रिएक्शन, तब आपका रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। मतलब जितने देर में आप रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेंगे, उतने ही देर में प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाओगे, उतना ही अमाउंट। तो अब ना रिएक्टेंट कम हो रहे हैं ना प्रोडक्ट और बढ़ रहे हैं,
इसी स्टेट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। समझ में आ रही बात? देखना और लिखना नीचे। In all processes which attain equilibrium, in all processes which attain equilibrium, in all processes which attain equilibrium, two opposing processes are involved. Two opposing processes are involved. Two opposing processes are involved. First up, equilibrium is attained. Attain कब होगा? जब ये दोनों opposing processes की स्पीड क्या बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है? Equilibrium is attained when the rate of the two opposing processes. Equilibrium is attained when the rate का मतलब केमिस्ट्री में स्पीड होता है। हम फिजिक्स में स्पीड वर्ड वेलोसिटी वर्ड यूज करते हैं ना, बट यहाँ पे वेलोसिटी यूज करना गलत है, स्पीड यूज करना गलत है, क्योंकि रिएक्शन चल के कहीं जा तो ना रहा है, नहीं चल के जाएगा, डिस्टेंस उसका चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो अपन स्पीड बोलते हैं, है ना। बट यहाँ पे समय के साथ कंसंट्रेशन कम होता है या बढ़ता है, तो हम इसके स्पीड को स्पीड ना बोल के रेट बोलते हैं, कि किस रेट से उसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किस रेट से कम हो रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन किस रेट से बढ़ रहा है। एक सेकेंड में कितना मोल रिएक्ट कर गया, एक सेकेंड में कितना मोल बन गया, ये होगी उनकी स्पीड। तो स्पीड ना बोल के अपन क्या बोलेंगे, रेट। तो रेट के ब्रैकेट में एक बार अभी लिख लो स्पीड। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड when the rates of the two opposing processes become equal. When the rates of the two opposing processes, rates के bracket में speed लिखेगा ना, rates of the two opposing processes become equal. ठीक है। अब जैसे थर्मोडायनेमिक्स में दो टाइप की थर्मोडायनेमिक्स होती है, एक फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स, एक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं इन अ फिजिकल प्रोसेस, तो उसे फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे। आप शायद 11th में अभी पढ़ोगे फिजिक्स में या 12th में पढ़ोगे, मुझे पता नहीं फिजिक्स के सिलेबस में कब है थर्मोडायनेमिक्स, अभी है कि अगली बार, अभी है ना, आप अभी पढ़ोगे फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। और वैसे ही इक्विलिब्रियम भी दोनों में आके होता है। अगर प्रोसेस फिजिकल है then it is known as physical equilibrium, और अगर प्रोसेस केमिकल है, कोई रिएक्शन है, तब अपन कहेंगे इट इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ रहे हैं? क्लियर है ना सबको? तो यहाँ पे क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे तो विल डील विद केमिकल इक्विलिब्रियम, हम रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसके कारण फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों होंगे। जिस समय पे दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, हम कहेंगे कि उस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। अब ना रिएक्टेंट्स कम होंगे समय के साथ और ना प्रोडक्ट बढ़ेंगे समय के साथ। समय को चलेगा, समझ रहे? नेक्स्ट टाइम में लिखना, if the opposing processes involve chemical changes, if the opposing processes involve chemical changes, that is chemical reactions, that is chemical reactions, comma, the equilibrium is called chemical equilibrium. The equilibrium is called chemical equilibrium. The equilibrium is called chemical equilibrium. ठीक है। फिजिकल इक्विलिब्रियम कुछ एग्जांपल्स आपको बता दो। फिजिकल प्रोसेस जैसे कि एक सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो दैट इज अ फिजिकल प्रोसेस, उसमें कुछ नई चीज नहीं बनी। बर्फ का पिघलना इज नॉट अ केमिकल चेंज, क्या होता था वो? फिजिकल चेंज, क्योंकि वहां सिर्फ मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है,
है ना, कोई नई चीज नहीं बनी। बर्फ भी H2O था और पानी बनने के बाद भी, लिक्विड बनने के बाद भी वो H2O ही है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फिजिकल चेंज, राइट। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जहां पे प्रॉपर उस चीज का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होगा, कोई नई चीज बनेगी। ये होता था केमिकल चेंज का डेफिनेशन। चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, है ना, गैस से सॉलिड या लिक्विड, गैस से सॉलिड बन सकता है ना, सब्लिमेशन हो रहा होगा, गैस से लिक्विड बन सकता है ना। तो ये सारे प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस है और इसमें भी इक्विलिब्रियम अटेन होता है। कैसे, ध्यान देना। एक एग्जांपल बताता हूं मैं, लिक्विड और गैस। मान लो एक कंटेनर है, उस कंटेनर को मैंने पैक करके रखा हुआ है, ठीक है, और उस कंटेनर में मैंने एक बैरोमीटर लगाया है। बैरोमीटर समझते हैं, प्रेशर मेजर करने के लिए अपन यूज करते हैं, मैनोमीटर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मर्क्यूरी यूज करते हैं, मर्क्यूरी यूज एज अ लिक्विड। आपको याद है ना, प्रेशर का एक यूनिट होता है MnHg। प्रेशर का यूनिट पता है, प्रेशर के एक यूनिट होते हैं, एक तो होता है ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक होता है पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल, एक होता है बार, बार इज आल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर, और एक होता है mm ऑफ Hg। Hg मतलब मर्क्यूरी, Hg किसका सिंबल है, मर्क्यूरी का, और mm मिलीमीटर। जब प्रेशर यहां से नहीं है ना कुछ, तो ये दोनों लेवल मर्क्यूरी के बराबर होते हैं। ये पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ है, क्या ये मर्क्यूरी, और आपको दिख रहा है दोनों का लेवल सेम है ना मर्क्यूरी में। इस वर्टिकल कॉलम में और इस वर्टिकल कॉलम में मर्क्यूरी इज ऑन द सेम हाइट। हमें क्लियर, मतलब इसके ऊपर से यहाँ पे प्रेशर नहीं आ रहा है। तो प्रेशर आएगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला मर्क्यूरी नीचे आएगा ना, उससे ये राइज होगा, और कितना ऊपर जा रहा है वो डिफाइन करता है कि कितना प्रेशर है। प्रेशर कहां से आएगा, इस जार से आएगा, जिस जार में मैंने एक वोलेटाइल लिक्विड लिया है। वोलेटाइल लिक्विड मतलब जो इवेपोरेट होगा, उसको बोलते हैं वोलेटाइल इन नेचर। कुछ लिक्विड्स नॉन वोलेटाइल के होते हैं, जैसे पेट्रोल को हाईली वोलेटाइल, आप टंकी छोड़ दो खुली पेट्रोल की, तो बिना पेट्रोल उड़ जाएगा। उड़ जाना मतलब इवेपोरेट होना, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय वोलेटाइल, ठीक है। तो वो लिक्विड वोलेटाइल होना चाहिए, मतलब उसका इवेपोरेशन होना चाहिए, ताकि लिक्विड से गैस बन सके, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे एक एक लिक्विड का मॉलिक्यूल गैस बनता जाएगा, ये गैस के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते जा रहे हैं, वेपर्स बनेंगे। वाटर है ना, ये मान लो ये वाटर, तो वाटर वेपर ऊपर जाता जाएगा, राइट, समझ रहे होंगे। ऐसे ऐसे करके और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते जा रहे हैं, है ना, वेपर बनता जा रहा है, इवेपोरेट होते जा रहे हैं, वेपर बनता जा रहा है, अगेन इवेपोरेट होते जा रहे हैं, वेपर बनता जा रहा है। जब इतने सारे वेपर बन जाएंगे ऊपर कि वो आपस में भी टकराएंगे, मॉलिक्यूल्स है ना, गैस के मॉलिक्यूल है तो आपस में टकराएंगे, दे आर ऑलवेज इन कंटीन्यूअस मोशन, वो खुद भी टकरा रहे होंगे और जा जाके वॉल्स को भी टकरा रहे होंगे, वॉल्स के ऊपर भी टकरा रहे होंगे ना। तो अब क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि लिक्विड के सरफेस से टकरा रहे होंगे, और लिक्विड से सरफेस से टकराएंगे या वॉल से टकराएंगे, तो ये कंडेंस भी होंगे। कंडेंसेशन क्या होता है, गैस से वापस लिक्विड बनना, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। मतलब एक प्रोसेस तो यहाँ पे हो ही रहा था, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रही थी, दैट इज इवेपोरेशन, तो हो ही रहा था, राइट। इवेपोरेशन तो हो रहा था ना अपने आप, पहले इवेपोरेशन ही हो रहा था, और जैसे ही मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हो गए ना ऊपर, तो अब कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो गया, गैस के मॉलिक्यूल वापस से लिक्विड बनने स्टार्ट भी हो गए। तभी तो मैंने क्लोज्ड वेसल लिया है। अगर क्लोज्ड वेसल नहीं होता, ये ओपन रहता, तो क्या होता, वेपर्स बाहर होने लगते, तो कंडेंसेशन नहीं हो पाता। क्लोज सिस्टम याद है, ओपन सिस्टम में उस गंजी में ऊपर कुछ नहीं रखा हुआ, प्लेट नहीं रखी है, तो पानी गर्म हो रहा है, धीरे धीरे पानी खाली भी होता जाता है, खाली होता जाएगा, भूल गए पानी रखते तो गंजी भी जल जाएगी, पानी तो पूरा गायब हो जाएगा, समझे। ओपन सिस्टम, ये क्लोज सिस्टम है ना, जहाँ पे अपन वेपर को बाहर जाने नहीं दे रहे, ठीक है, ओके। तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो चुका है, अब धीरे धीरे इवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा
जितने देर में एक मॉलिक्यूल इवेपोरेट होके ऊपर जाएगा उतनी देर में एक मॉलिक्यूल कंडेंस होके नीचे आ जाएगा। मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसी को कहेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब आपको लगेगा कि ये पानी का लेवल भी कम नहीं हो रहा है और मॉलिक्यूल्स भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये जो प्रेशर आप क्रिएट कर रहे होंगे ना, वो प्रेशर को अपन कहते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? ये चढ़ के ऊपर आ जाएगा, वेपर प्रेशर। ठीक है, वो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट हो रहा है। अब और गैस के मॉलिक्यूल बन ही नहीं रहे, बन रहे हैं बट उतने देर में एक गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड भी बन जा रहा है। समझ रहे हो? तो अगर यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल है और यहाँ भी 100 मॉलिक्यूल है तो आपको दोनों बराबर होता है। अगर एक कम होकर यहाँ गया कि मैं 99 हो जाऊंगा तो ये 101 हो जाएगा, उतने देर में ये नीचे आ गया, ले भाई मैं वापस 100 हो गया, ये भी वापस 100 हो गया। पहले इवेपोरेशन की स्पीड फास्ट थी शुरू में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को आराम से जगह मिल रही थी ना घूमने के लिए। पर जैसे जैसे इवेपोरेशन होके और मॉलिक्यूल्स आते गए, भीड़ बढ़ती गई, तो कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और अब ऊपर जगह नहीं बची मॉलिक्यूल्स के रहने के लिए, तो इवेपोरेशन भी धीरे हो गया और कंडेंसेशन फास्टर हो गया, जिससे दोनों की स्पीड बराबर हो गई। अभी इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेस स्टॉप हो गया, कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन स्टॉप नहीं होते। इरिवर्सिबल रिएक्शन स्टॉप होते हैं कब? जब रिएक्टेंट खत्म हो जाता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, कब कब स्टॉप होंगे वो? जब रिएक्टेंट खत्म हो जाता है। फर्स्ट आपने पढ़ा है ना वो लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन। एक आपने कम ले लिया रिएक्टेंट गलती से, दूसरा ज्यादा ले लिया, तो जैसे ही वो कम वाला खत्म होगा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ज्यादा वाला बचा रह जाएगा। तो कम वाला लिमिटिंग रिएजेंट कहला रहा था। याद है वो अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिए थे। तो अगर आपने हाइड्रोजन कम लिया और नाइट्रोजन ज्यादा ले लिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि अमोनिया ज्यादा बन जाएगा। अमोनिया तो उतना ही बनेगा जितना हाइड्रोजन है, उसके अकॉर्डिंग जितना बनेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं अपन फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। और इस प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। ये प्रेशर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स इंक्रीज नहीं हो रहे गैस के, जितने थे उतने ही है। तो इक्विलिब्रियम कभी भी स्टॉप नहीं होता। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि प्रोसेस रुक गया, कभी भी ये मत सोचना। प्रोसेस अभी भी हो रहा है, पर दोनों ऑपोजिंग प्रोसेस की स्पीड इक्वल होगी। प्रोसेस अभी भी हो रहा है, इसलिए बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम एक डायनामिक प्रोसेस। इक्विलिब्रियम क्या है? डायनामिक, चलता जाएगा। प्रोसेस अभी भी चल रहा है, स्टैटिक नहीं हुआ है, रुका नहीं। ठीक है, ये फिजिकल प्रोसेस कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आप इसको बोलोगे तो सॉलिड से लिक्विड बनना फ्यूजन कहलाता है, मेल्टिंग, और नाम क्या होता है उसका? फ्यूजन। और लिक्विड से सॉलिड बनना फ्रीजिंग कहलाता है या सॉलिडिफिकेशन। तो ये प्रोसेस कब इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा? जब रेट ऑफ फ्यूजन बिकम इक्वल्स टू रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, तब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। क्लियर है? तब ये सारी प्रॉपर्टीज जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, उस सिस्टम का चेंज नहीं होगा। इसी को इक्विलिब्रियम समझ गए? तो हमें तो खैर केमिकल इक्विलिब्रियम में ज्यादा फोकस करना है, तो अपन उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नीचे लाइन में लिखो, at equilibrium the two opposite processes। आप चारों समझ में आ रहे हैं? श्री, माही, कश्यपी, रीमा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. At equilibrium the two opposing processes takes place at equal rate। The two opposing processes takes place at equal rate। ठीक है, एक लाइन और लिखना नीचे। The mixture of reactant and product, the mixture of reactant and product, the mixture of reactant and products at equilibrium is called an
equilibrium mixture is called an equilibrium mixture. जैसे कि अभी ये जार में, इस बीकर में वेपर्स भी है और लिक्विड भी है, मिक्सचर में। तो इस पूरे जार के अंदर जो चीज पड़ी है उसको अपन इक्विलिब्रियम मिक्सचर करेंगे, दोनों प्रेजेंट है। वैसे रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट्स भी होंगे, प्रोडक्ट भी होंगे, क्योंकि वो रिएक्शन कभी खत्म नहीं होगा। तो हमें मिक्सचर में हमेशा दोनों चीजें मिलेंगी, रिएक्टेंट्स भी मिलेंगे और प्रोडक्ट भी। वरना अगर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता, वो रिएक्शन रिवर्सिबल होता तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सिर्फ प्रोडक्ट ही मिलते, रिएक्टेंट्स तो खत्म हो जाते। नेक्स्ट टाइम में देखो, इन जनरल अ केमिकल इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड एज, इन जनरल a chemical equilibrium is represented as, chemical equilibrium is represented as, एक रिएक्शन लिखा हूं मैं जनरल सा, AA plus BB gives XX plus YY। इस टाइप में रिएक्शन अपन बार बार देखेंगे इस चैप्टर में। एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, यहाँ पे ए बी नाम के प्रोडक्ट हैं जिनके मैंने ए मॉलिक्यूल्स लिए हैं, बी मॉलिक्यूल्स लिए या ए मोल लिए हैं, बी मोल लिए हैं, जिससे दो प्रोडक्ट बनते हैं एक्स और वाई नाम के। एक्स नंबर ऑफ मोल बन रहा है एक्स का और वाई नंबर ऑफ मोल बन रहा है वाई का। समझ रहे हो रिएक्शन, है ना? एक्स का मतलब क्या, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो, समझ रहे हो? स्मॉल एक्स क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। कैपिटल एक्स क्या है, प्रोडक्ट का नाम। और हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ठीक है? इतनी रिएक्शन नीचे लिखा, where A and B, capital A and B are the reactants, where A and B capital वाले are the reactants and X and Y are the products, and X and Y are the products. Okay, full stop. The double arrow between the two, the double arrow between the reactant and the product, the double arrow between the reactant and product shows that the reaction is taking place. The double arrow between the reactant and products shows that the reaction is taking place. Reaction is taking place in both the directions simultaneously. In both the directions simultaneously. In both the directions simultaneously. Okay. Next slide. Based on the extent of reaction, based on the extent of the reaction, based on the extent, EXPENT, extent of reaction before equilibrium is attained, before equilibrium is attained, comma, chemical reactions may be classified into three categories. Chemical reactions may be classified into three categories. Into three categories. Okay. First, लिखना, those reactions which proceed, those reactions which proceed almost to completion, which proceeds almost to completion, that is concentration of reactants left are, that is concentrations of the reactants left are negligible, are negligible. इसको क्या नाम दिया हो? ये कैटेगरी में फर्स्ट वाली कैटेगरी को एबीसी डाल रहे हो, 1 2 3 डाल रहे हो, रोमन वाला क्या डाल रहे हो? 1 2 3 डाल रहे हो, फर्स्ट। मतलब ऐसे रिएक्शन जो ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक पहुंच गए हैं, और कंप्लीशन तक पहुंच गए मतलब रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम बचा है,
उसने इक्विलिब्रियम इतना लेट अटेन किया है, समझ रहे इसका मतलब? द रिएक्शन हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम वेरी लेट। बहुत सारा रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया, बहुत सारा प्रोडक्ट बन गया, और एकदम नाम मात्र का रिएक्टेंट बचा है, तब जाके रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन। तो इस केस में रिएक्टेंट कम बचा, प्रोडक्ट बहुत बन गए, एक टाइप का रिएक्शन। ठीक है, सेकंड लिखो, those reactions in which those reactions in which those reactions in which only a small amount of the reactants those reactions in which only a small amount of the reactants reacts and the equilibrium is attained that is the amount of product formed is very small. That is the amount of product formed is very small. और रिएक्टेंट बहुत सारा बच गया, समझ रहे? मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें जस्ट स्टार्ट हुआ होगा रिएक्शन और कुछ ही देर में इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। तो अब रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है बट कम नहीं होगा, और प्रोडक्ट उतने देर में वापस से रिएक्टेंट बना दे रहा है। तो प्रोडक्ट थोड़ा सा ही बन पाया और रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर दिया। तो ऐसा अगर मैं कोई फैक्ट्री चला रहा हूँ और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी की फैक्ट्री है मेरी, तो कितना नुकसान हो जाएगा ना मुझे। मैं रिएक्शन स्टार्ट करके चला गया, घूम के आ रहा हूँ 2 घंटे में, है ना, इतनी हेवी मशीन चल रही है मेरी, और मैं चला गया घूमने, मुझे पता नहीं था कि रिएक्शन जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन कर देगा। मैं निकला हूँ बस फैक्ट्री के बाद, उतनी देर में ना रिएक्शन स्टार्ट हुआ और इक्विलिब्रियम अटेन कर दिया, थोड़ा सा प्रोडक्ट बना और 2 घंटा मशीन चल रही है, प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट बना रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट बना रहा है, मतलब मेरा तो पूरा काम चौपट हो गया ना। 2 घंटे बाद आया तो इतना सा प्रोडक्ट बना, रिएक्शन रुका नहीं, चल रहा था, बट फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड सेम हो गई। तो मुझे क्या करना था, मुझे वहां जाने से पहले, बाहर निकलने से पहले एक आदमी को बैठा के जाना और उसको मुझे बोलना था कि भाई जैसे ही थोड़ा प्रोडक्ट बनेगा ना, ऊपर से प्रोडक्ट को बाहर निकाल। फिर क्या होगा, जब प्रोडक्ट बचेगा ही नहीं तो वो क्या रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाएगा। तो इस तरह से मैंने अपना इक्विलिब्रियम को अटेन होने से बचा लिया, समझ रहे? वरना वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो मेरा क्या काम होगा, इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी बिल चल रहा है ना, इतना सारे कंज्यूम कर लिया एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लिया और पूरा प्रोडक्ट बना, तो क्या काम इतना सा प्रोडक्ट। तो इसलिए एक आदमी को वहां बैठा के जाऊंगा जो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा ना, वो प्रोडक्ट को धीरे धीरे अलग करते जाएगा, ताकि ये प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट ना बना पाए। बनाए भी तो कम बना, इक्विलिब्रियम तो अटेन ना हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ना बंद हो जाएगा। तो वो मशीन चल रही है, काम हो भी रहा है, बट कुछ फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट तो उतना था, उतना ही रहेगा, 4 घंटे बाद भी होगा तो भी इतना ही रहेगा। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसे रिएक्शंस हमारे इंडस्ट्री के लिए यूजफुल नहीं है। तो उसके लिए इस टाइप का कुछ अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा कि आप प्रोडक्ट को अलग करते जाओ या रिएक्टेंट और डालते जाओ बीच में। रिएक्टेंट और डालते जाओगे तो नया रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा जल्दी से, समझ रहे हो? क्योंकि अगर आपने एक रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में है, वो पहुंच चुका है इक्विलिब्रियम, उसमें अगर आपने कुछ डिस्टर्बेंस किया ना तो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। मान लो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, मैं आया देखा कि प्रोडक्ट तो उतना ही है, वो बढ़ी नहीं है, तो मैंने आके और रिएक्टेंट डाल दिया ना, तो फिर प्रोडक्ट बनना चालू होता है, फिर कुछ समय तक बनेगा, फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये वो टाइप का रिएक्शन होगा जहां पे रिएक्शन होते साथ तुरंत प्रोडक्ट बना और इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। तो अब और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम नहीं होगा टाइम के साथ, और ना ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा टाइम के साथ। मतलब ये दूसरा टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो अपन ऊपर क्या लिखे थे, बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कितना रिएक्शन होने के बाद इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है। पहला वाला जो लिखे उसमें रिएक्शन बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम एंड तक पहुंचने वाला था रिएक्शन, उसके बाद जाके इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, वो अच्छा है हमारे लिए, है ना। और सेकंड टाइप का केमिकल रिएक्शन क्या था, शुरू होते साथ इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। अब थर्ड क्या होगा,
ऐसे टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेन करे जहां पे रिएक्टेंट भी अपने आधे में पहुंच गया, यानी कि दोनों बराबर बचे। जितना रिएक्टेंट बचा है उतना ही प्रोडक्ट बना है, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर और कांस्टेंट नहीं। समझ रहे हो? ठीक, चलो देखो थर्ड टाइप था, those reactions which proceed to such an extent, those reactions which proceed to such an extent, those reactions which proceed to such an extent that the concentrations of the reactants and products, those reactions which proceed to such an extent that the concentration of reactant and the products at equilibrium are comparable, same है, equal है, are comparable। ठीक है, हम यहाँ पे 3 ग्राफ बना, आपको बताना कि फर्स्ट वाले रिएक्शन के लिए ग्राफ कौन सा है, सेकेंड वाले के लिए कौन सा है और थर्ड वाले के लिए कौन सा। ठीक है, ग्राफ बनाने वाला हूं मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन को मैं वाई एक्सिस में ले रहा हूं, टाइम को एक्स एक्सिस में। ठीक है, इनिशियली हर बार रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाईएस्ट रहेगा जब रिएक्शन चालू नहीं हुआ है, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। टाइम t इज इक्वल्स टू 0 मतलब टाइम 0 नहीं होता ना कभी भी, जब हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं ना उस टाइम को 0 बोलते हैं। फिजिक्स में भी तो अपन बोलते हैं ना कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 ऑब्जेक्ट वाज एट दिस डिस्टेंस आफ्टर 5 सेकंड, उसका डिस्टेंस कितना होगा। टाइम 0 का मतलब टाइम 0 कभी होता है, हमारा ऑब्जर्वेशन जहां से स्टार्ट होता है ना उस टाइम को हम टाइम 0 मानते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने मैक्सिमम में है उस टाइम पे, समझ में आ रही है जो मैं मार्क कर रहा हूं, और प्रोडक्ट उस समय एकदम 0 पे। ठीक है, जैसे जैसे रिएक्टेंट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट कम होने लगेगा, है ना, और प्रोडक्ट बढ़ने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, और इसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी समय पे, इस टाइम पे आपके रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, क्योंकि अब दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है, ना ये घट रहा है और ना ये बढ़ रहा है। समझ रहे हो? इक्विलिब्रियम अटेन, यहाँ पे हुआ इक्विलिब्रियम अटेन, थोड़ा सा और आगे। ठीक है, यहाँ भी हमारा इक्विलिब्रियम अटेन इस समय। समझ रहे हो तीनों पार्ट? इक्विलिब्रियम में आने के बाद रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा, सेम नहीं होगा हर बार, सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब जो 3 रिएक्शन लिखे किसके कौन से ग्राफ है? हाँ दिया, फर्स्ट वाला जो ग्राफ है वो थर्ड वाला रिएक्शन के लिए, जहां पे दोनों कंपेरेबल क्वांटिटी में बचे हैं और बने। रिएक्टेंट बचा है, प्रोडक्ट बना, ये वाला अदिति मानस, सॉरी फर्स्ट क्यों, क्यों फर्स्ट बोला, क्योंकि मानस फर्स्ट बोला, पता फिर मतलब फर्स्ट की सेकंड, ये तो थर्ड हो गया, ये थर्ड का ग्राफ है, मतलब विशाल इसका ग्राफ है फर्स्ट क्यों, रीजन भी चाहिए मेरे को। जैसे मैंने इसका रीजन बताया ना, ये थर्ड का ग्राफ क्यों है, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम जब अटेन हुआ तब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर था। ये फर्स्ट का ग्राफ क्यों है बता, चलो
रिएक्टेंट कम बचा है, नेग्लिजिबल। लिखे तो कि ऐसे रिएक्शंस जहां पे इक्विलिब्रियम जब अटेन होगा ना, तब प्रोडक्ट बहुत सारे बन जाएंगे, रिएक्टेंट और मतलब वो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक चला जाता। अगर ये अटेन नहीं होता तो ये तो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला, बट इस टाइम पे आके वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। समझ रहे हैं? तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट वाले के लिए, और ये बचा हुआ सेकंड, जहां पे रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, थोड़ी देर में ही इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, तो प्रोडक्ट ज्यादा बन ही नहीं पाया, तो ये दूसरा प्रोडक्ट बन, तो यही बात है। समझ गया ना? बना लो, ठीक है। नंबर 3 वाला डिस्प्ले में कौन सा ग्राफ है, ठीक है, याद रखिएगा। आप चारों को क्लियर है? श्री, माही, कश्यपी, रीमा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. एक फिजिकल इक्विलिब्रियम पे बस थोड़ा सा पार्ट बस लिख लेते हैं। इक्विलिब्रिया इन फिजिकल प्रोसेसेस। एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया है ना, उसको लिख भी लेते हैं। फिजिकल प्रोसेसेस, वो एग्जांपल वही वेपर प्रेशर वाला। इक्विलिब्रिया इन फिजिकल प्रोसेसेस, कौन कौन से फिजिकल प्रोसेस अपन बात कर रहे थे? सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे रेट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। तब आप बोलोगे कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। वही अगर मैं लिक्विड और गैस की बात करूं, तो रेट ऑफ क्या लिखे थे पीछे? रेट ऑफ इवेपोरेशन become equals to rate of कंडेंसेशन। अरे इसमें यही तो प्रोसेस तो हो रहा है ना, लिक्विड टू गैस इवेपोरेशन हो गया, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन। ठीक है, सॉलिड से गैस भी लिख लेना, इस टाइप का इक्विलिब्रियम भी अचीव होता है, सॉलिड से गैस। ठीक है, अब सब्लिमेशन बोलेंगे अपन। फिर उसके बाद एक लिखना सॉलिड एंड सॉल्यूशन के बीच में भी इक्विलिब्रियम अटेन होता है। इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे कौन से दो प्रोसेस हो रहे हैं? देखो, कोई सॉलिड अगर किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं? जैसे पानी में नमक का डिसॉल्व होना, पानी में शक्कर का डिसॉल्व होना, दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन से वापस सॉलिड बनना, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन उन्हें क्रिस्टलाइजेशन करेगा, वापस से शुगर के क्रिस्टल बन जाना। ठीक है, दोनों का सब्लिमेशन होता है। सॉलिड से गैस आए या गैस से सॉलिड आए विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन।
ठीक है। और एक इतना गैस सोल्यूशन, गैस सोल्यूशन, गैस और सोल्यूशन के बीच में भी इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। कोई गैस अगर लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है, जैसे सोडा, सोडा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, उसमें भी इक्विलिब्रियम अटेन होगा। ठीक है। नेक्स्ट ये डालना, इक्विलिब्रिया इन केमिकल प्रोसेसेस, इक्विलिब्रिया इन केमिकल प्रोसेसेस, इक्विलिब्रिया इन केमिकल प्रोसेसेस, वही रिएक्शंस, वो भी सिर्फ रिवर्सिबल नहीं होगा, है ना। पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डेफिनेशन लिखते, नीचे लिखना, a reaction with in which a reaction in which a reaction in which not only the reactants react to form products, a reaction in which not only the reactants react to form products, not only the reactants react to form the products, but also the products react to form reactants. But also the products react to form reactants. Is called a reversible reaction. Is called a reversible reaction. A plus B gives C plus B. अब अमोनिया वाला जो रिएक्शन पढ़ते थे, N2 plus H2 gives NH3, वो भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। N2 plus H2 gives NH3, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है। ठीक है, विचार में रखना, a reversible reaction is the one which attains equilibrium. A reversible reaction is the one which attains equilibrium. Equilibrium, and it never goes to completion. And it never goes to completion. Okay, next line. In this type of reaction, in this type of reaction, in this type of reaction, a stage comes, a stage comes, a stage comes when the rate of forward reaction, when the rate of forward reaction becomes equal to, when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. अब रेट समझ गया ना क्या है? मैंने पीछे एक जगह लिखवाया ब्रैकेट में स्पीड है ना, बार बार नहीं लिखेंगे अपन। अब कहीं भी रेट आए तो समझ जाना हम स्पीड की बात कर रहे हैं। The rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. Start कैसे की थी सेंटेंस? Which attains equilibrium ना? ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और लिखना, ये तो अपन एक जनरल एग्जांपल ले लिए, A plus B C plus D। कुछ एग्जांपल और लेना, एक तो ये लिख लो अमोनिया वाला। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो क्लोज्ड वेसल में हो रहा होगा, गैसियस रिएक्शन
अगर रिवर्सिबल है मतलब वो क्लोज्ड वेसल नहीं हो रहे, अदरवाइज ओपन वेसल में होंगे तो जो प्रोडक्ट गैस बन रहा होगा वो तो उड़ जाएगी, तो जब वो बचेगी नहीं तो कहां से रिएक्ट करेगी, समझ ले। तो अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में हो रहा है और आपने वेसल को ओपन कर दिया तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, मतलब एक रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाया जा सकता है अगर आप उसके प्रोडक्ट को जाने दो, एस्केप होने दो। जब प्रोडक्ट बचेंगे नहीं तो क्या रिएक्ट करेंगे, समझ रहे हैं। एग्जांपल लिखना कुछ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 gives CaO plus CO2। अब देखो CO2 गैस है, अगर आपने इस रिएक्शन को ओपन वेसल में करवाया तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ते जाएगी बाहर, तो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्ट कौन करेगा CaCO3 बनाने के लिए। तो दिस रिएक्शन हैज टू बी परफॉर्म्ड इन अ क्लोज्ड वेसल, तभी ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, समझ रहे हैं। एक और लिखना, N2O4 gives 2NO2, दोनों गैस, अगेन सेम थिंग, क्लोज्ड वेसल में होना चाहिए। एक और लिखना एग्जांपल, PCl5 decomposes to give PCl3 plus Cl2, अगेन सारे के सारे गैसेस। एक लाइन इसमें नीचे लिख लेना, for a gaseous reaction, for a gaseous reaction to be at equilibrium, for a gaseous reaction to be at equilibrium, for a gaseous reaction to be at equilibrium, the reaction should be performed in a closed vessel. The reaction should be performed in a closed vessel. अगर आपने इसको ओपन वेसल में करवा दिया तो ये रिएक्शन जो रिवर्सिबल था ये इररिवर्सिबल हो जाएगा, समझ गए। इररिवर्सिबल रिएक्शन का डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन में तो अपन लिखेंगे ना कि वो रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाते हैं, बट इररिवर्सिबल में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, और वो रिएक्शन कंप्लीशन तक जाएगा। ऑन द अदर हैंड हमारे रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीशन तक नहीं जा रहे थे, तो वो क्या अटेन कर रहे थे, इक्विलिब्रियम। कब अटेन कर रहे थे, जब दोनों रिएक्शन की स्पीड बराबर होनी चाहिए, दोनों मतलब फॉरवर्ड एंड क्लियर है। एंड आवर नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, characteristics of chemical equilibrium, characteristics of chemical equilibrium। फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, फर्स्ट पॉइंट, at equilibrium the concentration of each of the reactants, at equilibrium, the concentration of each of the reactants and the products becomes constant, कांस्टेंट लिखा है मैंने, सेम नहीं बोला, सेम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, नहीं वाले दो केस है, सेम वाला एक केस, कंपेरेबल है, फॉलो कर रहे हो ना, इसलिए कांस्टेंट बोलना सही है। देखो कांस्टेंट तो सब में हो रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया,
रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, उसकी वैल्यू ये है, ठीक है, वहां भी दोनों का कांस्टेंट हुआ। पर क्या हर बार सेम है क्या? दोनों का कंसंट्रेशन सेम थोड़ी ना हर बारी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसलिए कांस्टेंट लिखना सही है पर सेम लिखना गलत है। सेम लिख दिया तो फिर तो ये हो जाएगा कि सिर्फ यही इक्विलिब्रियम है, ये दोनों इक्विलिब्रियम नहीं है क्या? समझ रहे? सेकंड 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 कैरेक्टरिस्टिक लिखना, एट इक्विलिब्रियम, at equilibrium the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. किसी बार निकला था ना, मतलब से तो क्या बोले, हो गया तो लिखा पूरा, क्या लिखा था पर इक्विलिब्रियम, अब बोलो और आगे विक्रम बोला मैं से पूछना मत क्या लिखा है, इस चीज को 2-3 बार पीछे लिख चुके हैं। क्या होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन? इसके देखो क्या पढ़ रहा था आज है, rate of forward reaction become equal to the rate of backward reaction, and hence the equilibrium is dynamic in nature, and hence the equilibrium is dynamic in nature, and hence the equilibrium is dynamic in nature. अगर हमने ऐसा लिखा होता ना कि इस at equilibrium both forward reaction and backward reaction stops, तब आप बोलते कि हाँ इक्विलिब्रियम डायनामिक प्रोसेस नहीं है, स्टैटिक प्रोसेस है, रुक गया ना रिएक्शन, बट ऐसा नहीं हो रहा है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आने के बाद दोनों की स्पीड सेम हुई है, हमने रुका नहीं बोला, स्पीड सेम होना और रुकने में अंतर है ना भाई, स्पीड में अभी भी चीज चल रही है और रुकना मतलब स्पीड जीरो हो गई है, हमने जीरो कहीं नहीं बोला, अभी तक कहीं नहीं लिखा हमने कि स्पीड जीरो हो जाती है या रुक जाता है रिएक्शन, हमने कहीं नहीं लिखा ऐसा, ठीक है। इसलिए दैट इज द रीजन व्हाई कि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट, a chemical equilibrium can be established only, a chemical equilibrium can be established only, a chemical equilibrium can be established only if none of the products is allowed to escape out, is allowed to escape out, समझ गए? इधर वाला भी देखे थे ना कि अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, अगर आप उसको ओपन वेसल में करवा दोगे तो उसकी चीजें एस्केप हो जाएंगी। या वो आदमी को जो बैठा के गया था मैं, तो क्यों बैठाया था मैं कि वो प्रोडक्ट निकालता जाए, अगर वो आदमी को नहीं बैठाऊंगा ना तो इक्विलिब्रियम अटेन रहेगा। वह आदमी को बैठाया हूं तो इसलिए वो चीजें निकालते जा रहा है, प्रोडक्ट निकालते जा रहा है और उस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अटेन करने नहीं दे रहा है, क्योंकि वहां मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा रिएक्शन टॉप लोग नहीं बोलूंगा पर मेरा प्रोडक्ट बनता रहे, उसकी क्वांटिटी बढ़ती रहे, वो आके कांस्टेंट ना हो जाए, समझ गए? तो इक्विलिब्रियम तभी स्टैब्लिश होगा जब हम प्रोडक्ट को और रिएक्टेंट को बाहर जाने ना दें, ना एक्स्ट्रा ऐड करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, chemical equilibrium can be attained from chemical equilibrium can be attained from either direction, इसे उस आदमी को जो मैं बैठा के गया ना उसको मैं दो चीज बोल के जाऊंगा कि देख बेटा
रिएक्टेंट्स भी और बीच बीच में ऐड करते रहना, इससे भी रिएक्शन और चलता रहेगा, मतलब प्रोडक्ट और बनते रहेंगे, इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। या फिर अगर रिएक्टेंट्स खत्म हो जाना और नहीं बचा, रॉ मटेरियल खत्म हो गया है, तो तू प्रोडक्ट बैठ के निकालते जा, इन दोनों से ही प्रोडक्ट और बनते जाते। तो उससे मैंने दो तरीके से उसको बताना, तो दोनों तरीके से अपन इक्विलिब्रियम अटेन होने से बचा रहे हैं, रिएक्टेंट बढ़ा के भी या प्रोडक्ट कम करके। तो जब इक्विलिब्रियम अटेन होने से दोनों तरफ से बचाया जा सकता है, तो इक्विलिब्रियम दोनों तरफ से अटेन भी किया जा सकता है। समझ गए? आप रिएक्टेंट को मत बढ़ने दो और प्रोडक्ट को मत निकालने दो, इक्विलिब्रियम अटेन कर। समझ रहे हो? मतलब यू कैन अचीव इक्विलिब्रियम या यू कैन अटेन इक्विलिब्रियम, यू कैन नॉट, मतलब रिएक्शन कैन अटेन इक्विलिब्रियम बाय रिएक्टेंट साइड आल्सो एंड बाय प्रोडक्ट साइड आल्सो, फ्रॉम प्रोडक्ट साइड आल्सो, फ्रॉम रिएक्टेंट साइड आल्सो, फ्रॉम प्रोडक्ट साइड आल्सो। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो क्या लिखे? Chemical equilibrium can be attained from either direction, that is from the direction of reactants, that is from the direction of reactants, as well as from the direction of products, as well as from the direction of products. समझ गए क्या? And last characteristic लिखना, a catalyst, a catalyst क्या होता है? catalyst पहली बार सुन रहे हो? catalyst, it is the chemical substance that alters the rate of reaction, not just increase. कुछ कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को कम भी कर सकते हैं। हमारी दोनों रिक्वायरमेंट हो सकती है, हो सकता है कोई रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे हो, तो हम ऐसा कैटलिस्ट डालेंगे, ऐसा केमिकल सब्सटेंस डालेंगे जो उस रिएक्शन की स्पीड को थोड़ा कम कर दे। इसलिए ऑल्टर वर्ड यूज करते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्टर। कपड़े ऑल्टर कराने जाते हो ना, कपड़े बड़े हैं, एक कपड़ा है, मान लो मुझे पहनना है, तो मैं उसको गीला करवाऊंगा, आयुषी को पहनना है तो उसको टाइट करवाएगी ना। तो ऑल्टर में तो दोनों हो सकता है ना, गीला भी हो सकता है, टाइट भी हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे ऑल्टर का मतलब क्या? स्पीड बढ़ाई भी जा सकती है रिएक्शन की, स्पीड कम भी किया जा सकता है रिएक्शन का, इसलिए ऑल्टर वर्ड यूज करते हैं। अब केमिकल सब्सटेंस दैट ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, उसको अपन कहते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, तो पॉइंट लिख रहे हैं अपन, अ कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। A catalyst does not alter the state of equilibrium. Catalyst does not alter the state of equilibrium. ऐसा क्यों? कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम के स्टेट को ऑल्टर नहीं करता, इनफैक्ट वो तो इक्विलिब्रियम अटेन करने में आपको हेल्प करता है ना। जल्दी रिएक्शन स्लो होगा तो रिएक्शन थोड़ा देर बाद इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। आपने जैसे ही कैटलिस्ट डाला, रिएक्शन फास्टर हुआ, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। समझ रहे हैं? तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए तो कैटलिस्ट वही है, तो उसको भी उतनी स्पीड से रिएक्शन को बढ़ाएगा जितना उसने फॉरवर्ड रिएक्शन को स्पीड से बढ़ाया था। तो आप ये बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव करने में हेल्प करेगा, पर इक्विलिब्रियम तो स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपका रिएक्शन में कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो सकता है, बट वो रिएक्शन की इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा कैटलिस्ट, क्योंकि वो कैटलिस्ट तो दोनों के लिए ही है ना। बैकवर्ड रिएक्शन भी उसको यूज करेगा रिएक्ट करने के लिए, और फॉरवर्ड रिएक्शन भी उसको यूज करेगा रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, पाइथन डाल के इसमें एक लाइन भी लिख लेना, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स तो समझ में आ रहे हैं, कैटलिस्ट वाले पॉइंट में एक लाइन लिखना। This is due to the fact that this is due to the fact that this is due to the fact that a catalyst increases the speed of forward reaction. The catalyst increases the speed of forward reaction as well as that of the backward reaction
as well as the backward reaction to the same extent. To the same extent. मतलब पार्शियलिटी नहीं करेगा, तो इंसान नहीं है ना, केमिकल, वो पार्शियलिटी थोड़ी ना करेगा कि मैं रिएक्टेंट की स्पीड ज्यादा बढ़ाऊंगा और प्रोडक्ट्स वाले की स्पीड कम बढ़ाऊंगा, ऐसा तो नहीं बोलेगा वो, है ना। तो वो दोनों की फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड भी उतनी ही बढ़ाएगा जितनी वो बैकवर्ड रिएक्शन की बढ़ा रहा होगा। तो जब दोनों तरफ से स्पीड बराबर करने में हेल्प करा तो ये इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन करने में हेल्प करेगा, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। Hence the equilibrium is not disturbed. Hence the equilibrium is not disturbed. तो हुआ क्या इसके डालने से, बस इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव, स्पीड बढ़ी ना, इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो गया। बस लास्ट लाइन लिखना, the only effect of adding catalyst, the only effect of adding the catalyst, the only effect of adding the catalyst is that, the only effect of adding the catalyst is that the equilibrium is attained quickly. The equilibrium is attained quickly. Next line डालना, law of mass action, law of mass action, law of mass action। ठीक है, तो समझा रहा हूँ, लिखेंगे अपन कल, है ना, कल की एक्स्ट्रा क्लास भी करेंगे, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की क्लास। मैथ्स तो मैं किस सर को बोलूंगा कि नहीं, हाँ चलो ध्यान देना, या लेंगे तो थोड़ा 1-1 घंटा लग जाएगा, ज्यादा नहीं होगा ना, तो चलेगा ना, 3 घंटे तो बैठ सकते हैं, नहीं बैठते हैं क्या, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है। चलो लॉ ऑफ मास एक्शन समझा रहा हूँ, हम कल लिखते हैं इसको आगे का मतलब स्टेटमेंट कल लिखेंगे। मान लो रिएक्शन होगा A + B gives C + D, ऐसे ही रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करके एक जनरल रिएक्शन की बात करता हूँ, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करता हूँ फॉर लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट यानी कि इसकी स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलार कंसंट्रेशन ऑफ देयर रिएक्टेंट्स। सब प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट है ए और बी, उनका कंसंट्रेशन के स्क्वायर ब्रैकेट अपन भी बीच में यूज कर रहे थे ना, हाँ यूज कर रहे थे कंसंट्रेशन बताने के लिए, किसने कहा बीच में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया था, बताया था स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हैं फॉर कंसंट्रेशन, किसने यूज कर रहे थे, इसमें क्यों कर रहे थे, हाँ एनर्जी चेंज में किए थे क्या, हाँ ठीक। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए बोल रहा हूं तो पूरा कंसंट्रेशन वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिख दोगे तो उसका मतलब ही है कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ई। ठीक है, यही लॉ ऑफ मास एक्शन। रिएक्टेंट शुरू में ज्यादा था ना, जब रिएक्शन स्टार्ट किए थे, तो इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा थी, क्योंकि जाहिर सी बात है ए आराम से बी को ढूंढ पा रहा और रिएक्ट कर पा रहा। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा, रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे ना टाइम के साथ, तो उनकी स्पीड, रिएक्शन की स्पीड धीरे होती जाएगी। कारण अब ए को बी को ढूंढने में टाइम लगेगा, क्योंकि साथ में अब सी और डी बनते जा रहे हैं, ए को जल्दी से बी मिलेगा, जब तक ए बी के साथ जाके टकराएगा नहीं रिएक्शन होगा नहीं, और ए को बी को ढूंढने में टाइम लग रहा है, तो रिएक्शन की स्पीड धीरे धीरे कम होती है। समझ रहे, रिएक्शन की स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं हो सकती, जैसा हम बोलते हैं ना गाड़ी की स्पीड भी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती, कभी हाईवे है तो फास्ट चल रही है, कभी सिटी है तो धीरे चल रही है, स्पीड ब्रेकर आ गया तो धीरे हो गई। इन द सेम वे रिएक्शन की स्पीड भी कभी कांस्टेंट नहीं होती, जब शुरू करते हो ना रिएक्शन तब वो फास्ट होती है,
और जैसे जैसे रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कम होने लगता है टाइम के साथ, वैसे वैसे स्पीड भी कम होने लगती है। तो किसी भी टाइम की स्पीड अगर मुझे निकालनी है, किसी भी मोमेंट में मुझे अगर स्पीड रेट निकालना है, तो मुझे देखना होगा कि रिएक्टेंट्स कितने बचे हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचा है। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। उस समय कितना मास रिएक्टेंट का एक्टिव है, जो रिएक्ट कर रहा है, पर लीटर। किसी भी कंसंट्रेशन को हम लोग किस तरह बताते हैं, मोल पर लीटर, यानी कि मोलैरिटी। मोलैरिटी पढ़े ना कुछ चैप्टर 1 में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। इसी लॉ ऑफ मास एक्शन को जब मैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन में अप्लाई करूंगा, अभी तो मैंने किसमें अप्लाई किया है, इरिवर्सिबल में। अगर मैं यही लॉ ऑफ मास एक्शन को एक रिवर्सिबल रिएक्शन में अप्लाई करूंगा, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में तो सी और डी भी रिएक्टेंट कहलाते हैं ना। अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं, तो सी और डी को भी मैं रिएक्टेंट बोलूंगा, और जब मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूंगा तो मैं ए और बी को रिएक्टेंट बोलूंगा, सी और डी को प्रोडक्ट बोलूंगा। और जब मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूंगा तो सी और डी को रिएक्टेंट बोलूंगा और ए और बी को प्रोडक्ट बोलूंगा। तो जब मैं लॉ ऑफ मास एक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन अप्लाई करूंगा, तो मैं यहाँ पे दो रेट डिफाइन करूंगा। एक मैं डिफाइन करूंगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, विच विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। और जब मैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोलूंगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन में मेरे रिएक्टेंट सी और डी, और फॉरवर्ड रिएक्शन में मेरे रिएक्टेंट्स ए और बी। समझ में आ रही बात? तो लॉ ऑफ मास एक्शन when applied to a reversible reaction is called law of chemical equilibrium. दो लॉ पढ़ने वाले हैं, एक लॉ ऑफ मास एक्शन है ना, और that law of mass action when applied to a reversible reaction it is called as law of chemical equilibrium. समझ गए ना? है ना? ये चीज मैं आज समझा दिया हूँ, पर अपन इसको लिखते लिखते फिर से एक बार समझेंगे। ठीक है, थैंक यू। कल का टाइम जो भी रहेगा ना, अभी ग्रुप में डल जाएगा आधे घंटे के अंदर।